हेलो स्टूडेंट, आपकी 2026 की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो क्लास 10th का है। अनसॉल्व पेपर है, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। 2025 में आया था। सेट नंबर 7 है। ऐसे मैं और सेट लेके आता रहूँगा जो आपको सॉल्व करा के आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। और पूरा वीडियो देखिएगा तभी जाके आपको समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट। हाँ, और यदि समझ में थोड़ा सा भी आएगा तो प्लीज़ इसमें जो है अपना सहयोग दीजिएगा। ठीक है। देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है ना। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए तो है ही, प्लस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है, सबके लिए भी है। ठीक है ना। जैसे यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम भी होता है तो उनके लिए भी है ना। तो सबके लिए भी है। ठीक है ना। जैसे कि 2 नंबर्स यानी कि 2 संख्याएं ए और बी हैं। 2 नंबर्स का HCF 5 है और उनका जो LCM है वो कितना है, 200 है। तो ए और बी का प्रोडक्ट निकालना है, गुणनफल निकालना है। इंग्लिश में भी बोलता जाता हूँ और हिंदी में भी बोलता जाऊँगा तो आसानी से समझ में आएगा। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए कि ए और बी का प्रोडक्ट निकालना, तो यानी कि बीच में मल्टीप्लाई करना है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल बस जो HCF कितना है 5 है और मल्टीप्लाई LCM जो कितना है 200 है। बस इन्हीं का आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 1000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि इसमें बताइए कि जो नंबर्स हैं यानी कि संख्या हैं 4√3 है, क्या है ना। यानी कि होल नंबर है या रेशनल नंबर है और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है ना। हिंदी वालों के लिए तो साफ साफ दिख ही रहा है, तो मैं उसमें भी आपको बताता हूँ। देखो कैसे इसका। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। जब भी आपके सामने किसी भी नंबर में या तो √2 हो, √3 हो या √5 हो या √7 हो, ये ऐसे सब नंबर दिख जाए, या √11 हो या √13 हो, डॉट डॉट डॉट, इसके पहले कोई भी नंबर हो, चाहे इसके पहले कोई नंबर हो, चाहे इसके पहले कोई नंबर हो, चाहे √7 के पहले किसी के भी पहले कोई भी नंबर हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। इससे इफेक्ट पड़ता है कि जो अंडर में जो नंबर है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, और जिसका भी अंडर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, है ना। अपरिमेय हो जाएगी, इसे बोलेंगे इंग्लिश में इरेशनल नंबर, है ना, रेशनल, है ना, रेशनल नंबर। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको भी इसी तरह से करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 और 25 का LCM जो है कितना है, 100 है। तो इसका HCF फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि हमेशा HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जैसे ये नंबर राइट है, जैसे 20 है, 25 है और 100 है, यानी कि HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि जो सभी में कॉमन हो। यानी कि ऐसा नंबर लेना है जो वो नंबर लेना है कि जो उसका डिवाइड करने पर ये सभी कट जाएं। यानी कि HCF का मिस होता है कि जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या होगा, सभी में कॉमन 5 नंबर ही होगा। क्यों, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी चला जाएगा, 5 का ये भी काट देगा, 5 का ये भी काट देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 इज द राइट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि इफ़, है ना, इफ़ 1/x² प्लस 6 इक्वल टू 1/10, है ना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। मैं इंग्लिश में भी बोलता जा रहा हूँ, हिंदी में भी बताता जा रहा हूँ। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देखो इसको कैसे करना है। जैसे कि 1/x² प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो कुछ नहीं करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो। तो पहले इसका इसमें करो तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू इसका इसमें करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब क्या है, नंबर को नंबर के साइड भेजना, तो प्लस का होता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 - 6, है ना, ये हो जाएगा। तो x² यहाँ पर क्या इतना बचेगा, 4 हो जाएगा, x² 4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाना है तो इस पर रूट आ जाता है, ये आप लोग अच्छे से तरीके से जानते होंगे। अब यहाँ पर √4 किसका स्क्वायर होता है, ये 2 का होता है।
तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, और हमेशा ये प्लस माइनस में आती है, ये भी बात ध्यान में रखना है, प्लस माइनस में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, हमेशा जब रूट से बाहर आती है तो ये वैल्यू प्लस माइनस में आती है, इतनी बात ध्यान रखना। कभी कभी ऑप्शन में फंसा देता है, कभी कभी दे देगा -2 +2 या +-2 एक साथ, तो प्लस माइनस वाले को ऑप्शन को हमेशा टिक करना है, क्योंकि हमेशा रूट खोलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों को साथ में लेके आता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड में बने हुए हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ़ इक्वेशन दिया गया है, इफ़ इक्वेशन दिस दिया गया है कि मतलब कि मूल जो होते हैं वो इक्वल हैं किसके, तो सी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हिंदी वाले तो समझ ही सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन यानी कि समीकरण दिया गया है, इसको मैं राइट करता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ, है ना। और के मूल है ना ज्ञात करो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सी की वैल्यू फाइंड आउट करो, सी की वैल्यू, एम की वैल्यू, पी की वैल्यू, ऐसे बहुत से क्वेश्चन बने हैं बोर्ड में। तो हमेशा इतनी बात ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन बोला जाए तो इसमें कंपैरिजन कराते हैं। क्या कराते हैं, कंपैरिजन। और हमेशा यही फार्मूला लगना है, श्रीधराचार्य फार्मूला, है ना। जैसे विवित्तर, हाँ ये इसी का फॉर्मूला लगेगा, सॉरी श्रीधराचार्य नहीं लगेगा, विवित्तर लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ax² + bx + c = 0, ये होता है। अब कंपैरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू कितनी है, आगे आगे की वैल्यू ली जाती है। तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी है, देखो आगे आगे लेना, क्योंकि x से तो कोई मतलब ही नहीं। तो b की वैल्यू कितनी है, साइन के साथ लेंगे, ध्यान रखना, -8, और c की वैल्यू तो c ही है। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके फॉर्मूले पर जरा ध्यान देना है। b² - 4ac होता है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। जब भी अल्फ़ाबेट में कुछ भी पूछा जाए, चाहे m पूछा जाए या a पूछा जाए या p पूछा जाए या c पूछा जाए, बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि इससे कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन होने पे आपको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाने के बाद फिर इसमें रखेंगे। अब बी की वैल्यू कितनी है, -8 है, बी की जगह पे रख दो। अब पर -4 ए की जगह पे कितनी वैल्यू है, ए की जगह पे 2 वैल्यू है, और सी की जगह पे तो सी की वैल्यू तो सी ही है, तो यहाँ पर रख देंगे, सी की जगह पे सी वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना, = 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो जब ये इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि -8 मल्टीप्लाई माइनस करो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8c हो जाएगा, यानी कि = 0। ये माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि 64 = हो जाएगा 8c हो जाएगा। c को हम यहीं रोक देंगे, तो 8 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 64/8, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो c की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 8, है ना। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि कंडीशन पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि ये बहुपद दिया गया है कि x² - 3x + 5a, तो इसका शून्यक दिया गया। तो देखो शून्यक इसका मतलब क्या होता है, पहले हम एक क्वेश्चन को लिखेंगे, x² - 3x + 5a, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये जो दिया रहता है, ये यहीं पर स्टूडेंट नहीं समझ पाते। ये हमेशा या इसके बातों को ध्यान रखना है कि ये x की वैल्यू दी रहती है, जो 2 दिया रहता है, जैसे शून्यक जब भी बोला जाए तो हमेशा समझ लेना कि ये x की वैल्यू है, यानी कि x के प्लेस पर रखना है, x के प्लेस पर पुट करना है, ठीक है ना। इसको = में 0 मान लो। जैसे देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखना है, देखो यहाँ पर रख के दिखाते हैं, हमेशा ध्यान रखना है ना। माइनस, अब यहाँ पर जहाँ x है वहाँ 2 रख देंगे और प्लस राइट कर देंगे 5a = 0, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 3 जा 6 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा। हाँ, अब इसमें देखो नेक्स्ट वाला यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, -2 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, है ना। और ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 5a = 2, क्योंकि माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। a = कितना आ जाएगा, 2/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसानी से आ गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये बात समझ में आया,
ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला चलते हैं 7 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल पूछ रहा है, पॉलिनोमियल नहीं कि बहुपद, यानी कि क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x है ना प्लस 6 है ना कि शून्यक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको देखो एक माइंड लगा मतलब माइंड बता रहे हैं कि कैसे आपको करना, वो पूरा नहीं करना। यहाँ पर जब भी आ जाए इसके फैक्टर करो कि ये माइनस का 5 आ जाए, ये 6 के क्या 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 फैक्टर हो सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 3 जा 6, यानी कि इसके फैक्टर क्या होंगे 2 3 जा 6। अब यहाँ पर माइनस का 5 चाहिए है ना, तो यानी कि इसको भी माइनस का रखना पड़ेगा और इसको भी माइनस का रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस जाके प्लस होगा, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा, तो माइनस का 5 हो जाएगा ये, तो इसको माइनस का रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस रखेंगे तभी तो माइनस का 5 आएगा। अब हमेशा इतनी बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब भी ये माइनस माइनस का साइन आए तो जस्ट इसका उल्टा नंबर लेना है। जैसे कि माइनस का 2 है तो प्लस का 2 आएगा, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 आएगा, यानी कि हमारा यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कभी भी हो ऐसे लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि उधर तो टिक करना पड़ता है, यदि सॉल्व करना हो तो सॉल्व भी कर सकते थे। यानी कि इसको इसके फैक्टर पे हम तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, अब दो पेयर में बांट लेंगे, एक्स एक्स को कॉमन ले लेंगे, वो तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ थोड़ा ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। जैसे ऐसे मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, ग्राफ बनाया, ये वाई एक्सेस होता है और ये एक्स एक्सेस होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये वाई एक्सेस होता है एक्स एक्सेस। अब यहाँ पर देखो ये जो पहली वाली वैल्यू होती है एक्स की होती है और दूसरी वाली वैल्यू होती है वो वाई की होती है। तो यहाँ पर माइनस है, अब -5 तक जाना है, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस इधर होती है, इधर पॉजिटिव होती है, तो हम पॉजिटिव तो जाएंगे नहीं, नेगेटिव जाना है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 आ गया नेगेटिव का, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको बाई की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, क्योंकि बाई की इधर नेगेटिव वैल्यू होती है और इधर पॉजिटिव होती है, तो 6 तक जाना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर 6 है। तो जब भी इसके बीच में आते हैं इधर माइनस का, क्योंकि माइनस का है और ये किसका है प्लस का है, तो जब भी ये प्लस माइनस होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी कि चतुर्थांश। तो यानी कि ये किस में आ रहा है दूसरे वाले में, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना, द्वितीय चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये वाला। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर ये जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, जो 9 क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या रहा है, ये तो फॉर्मूला ही है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थीटा अपॉन 360 है ना इंटू 2 पाई आर के मतलब आर के जगह पे कितना रखना है, ए रखना है, क्योंकि ये दिया गया है। तो यही तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, यही है, बस इसको सिस्टम से लिख लिया गया है, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हम सिस्टम से लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख सकते, इसको पहले लिख दो, कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, इसको पहले लिख दो और इस वाले को बाद में लिख दो, ये हो गया। ये वही तो आंसर है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इसका यूज भी होता है, इसके कुछ हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी लेके आएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो 10 नंबर का क्वेश्चन है इसको भी बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ABC एक ट्रायंगल है ना, यानी कि त्रिभुज है ABC मान लिया, ठीक है ना। और नेक्स्ट वाला दूसरा भी बनाया इसी के पैरेलल में, है ना, क्योंकि समरूप है, यानी कि कौन सा बना है DEF, इतना बना दिए हैं। अब यहाँ पर ये देखना है कि ए की वैल्यू ए कितनी दी गई है, ये कितना दिया गया है 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री लिख देंगे। और ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी है 56 राइट कर दिए। अब यहाँ पर देखो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, यानी कि एंगल जो बी होगा वही एंगल ई होगा, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना। जो एंगल ए होगा वही एंगल डी होगा, समरूप तो यही कहता है कि जो एंगल ए होगा वही एंगल डी होगा और जो एंगल सी होगा वही एंगल एफ होगा, एंगल सी होगा वही एंगल एफ होगा। इतनी बात समझ में आ गई है। अब इसको देखो ध्यान से देखो, जैसे कि ये कितना है बी एंगल भी उतना ही रहेगा 56 रहेगा। यहाँ पर देखो ए होगा वही डी होगा, यानी कि ये भी 45 डिग्री रहेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 56। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को नंबरों को ऐड कर देंगे तो क्या सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी, क्योंकि 180 डिग्री टोटल वैल्यू होती है, तो इसको हम ऐड कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 180 माइनस किसको प्लस करना है 45 डिग्री और प्लस का 56 डिग्री, क्योंकि 180 टोटल वैल्यू होती है, तो इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और 1 11
है ना, इतना हो जाएगा। क्योंकि आप 180 में से माइनस कर देंगे तो 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा बताइएगा, ये बचेगा हमारा, देखो कितना आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर 79 बचेगा। कितना आ जाएगा 79। अब यहाँ पर देखो 79 हो गया है, अब यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखो 79 हो गया, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू है, चाहे इसकी भी ले लो, ये 79 है। जब इसकी 79 है तो ये भी 79 ही होगी, ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखना है। तो यानी कि सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 79, यही हमारा आंसर है। तो सी इज द राइट आंसर है ना, कि सी का वैल्यू कितना आ गया 79, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि यदि cos A इक्वल टू 5/13 है तो इसको बताना है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है cos A इक्वल टू हो जाएगा 5/13 दिया गया है। तो यहाँ पर एक ऐसे, तो अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, वैल्यू tan A की बताना है, वैल्यू tan A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसको देखो कैसे करना है। एक ऐसे परपेंडिकुलर, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये जो कॉस होता है ये लाल बटे कक्का होता है। यहाँ पर ध्यान देना है कि लाल बटे कक्का शायद आप लोगों ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं बता देता हूँ। ये होता है लाल बटे कक्का, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखना है कि ये जो पहले वाला होता है, ये जो फर्स्ट वाला होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, ठीक है ना। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा होता है कॉट होता है, और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा सेक होता है, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इतनी बात आपको आ गई होगी। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो कॉस होता है, कॉस ये किसकी वैल्यू है, क्या है, तो कॉस ये है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार ये हमेशा नीचे वाला होता है और कर्ण हमेशा ये होता है। इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 5 है और ये 13 है। तो आपको पता ही है, जब इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, उसको सी ले लेते हैं। तो हमको इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर आएगा, यानी कि ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों साइड्स का सम हो जाएगा, यानी कि प्लस कर देंगे, यानी कि बी सी का स्क्वायर। अब जो दिया गया है, जैसे कि ए सी दिया गया है, तो ए सी कितना है 13 है, 13 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। ए सी 13 है, 13 का स्क्वायर कर देंगे। इक्वल टू है ए बी कितना है हमारे पास, ए बी में पता है नहीं है, और प्लस बी सी कितना है, बी सी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169, और ए बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 135, और नंबर को नंबर के साइड ले आएंगे। 169 इक्वल टू, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर इधर आ जाएगा, माइनस है, ये कुछ नहीं है। 25 इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ माइनस है, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144, है ना। तो ए बी यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो इसके जब स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट आ जाता है ना, रूट चढ़ा देते हैं। तो 144, यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 12 आ गई है। अब 10 का, अब 10 हमको निकालना है, 10 ए की वैल्यू कितनी है, तो 10 का वैल्यू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या कौन सा होता है, लंब ये होता है ना, इसको लंब बोलते हैं, और इसको आधार बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखना, है ना, मैंने इंग्लिश में भी समझा दिया है। तो ये कितना होता है, ये हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब ये है, मतलब ये लंब है, लंब कितना निकला है 12, लंब निकला है हमारा 12 निकला है। तो लंब ये है और आधार ये है। तो यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 12/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 10 ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 12/5। तो 12/5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर बात। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर cos थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है ना। तो मुझे tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो ये यहाँ पर देखो cos थीटा 1 किसकी वैल्यू होते हैं, ये ध्यान रखो। यानी कि एक टेबल होती है, मैं आपको टेबल भी किसी दिन राइट करवा दूंगा। तो cos 1 जो है ये cos 0 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर cos 0 लिखना ही पड़ेगा, cos 0 की वैल्यू होती है, यानी कि ठीक है ना। तो ये cos 0 डिग्री, तो cos से cos कट जाएगा,
तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी। अब जो 0 डिग्री आई है वो थीटा की जगह पे यहाँ पर रख देना है tan में। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो tan 0 डिग्री है, ये ध्यान रखना। तो tan 0 डिग्री की भी वैल्यू 0 ही होती है ना। तो ये हमारा आंसर है, तो यानी कि 0 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इसके बारे में जानते हैं। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 10 है ये, ठीक है ना। 2 tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी बच्चे बहुत फंस जाते हैं इसमें। बस जिसको वैल्यू पता होगी वो आसानी से कर ले जाएगा। यानी कि tan 30 की किसकी वैल्यू होती है, tan 30 होती है 1/√3 की वैल्यू होती है, क्योंकि मुझे पता है। अब 1 प्लस tan 30 की वैल्यू, फिर वही वाली वैल्यू रखना है। बस फ़र्क इतना हो जाएगा कि इस पर स्क्वायर है तो इस पर इसी सभी का क्या लगा देना, स्क्वायर लगा देना। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये खुल जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, और इससे ये रूट कट जाता है, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये खुल के 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका एलसीएम देखो कैसे लेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहने दो, ऊपर वाली वैल्यू से कुछ नहीं करना है। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि नीचे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना 3 बन जा 3 राइट कर देंगे, प्लस 1 बन जा 1 राइट कर देंगे। अब बस यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो सेम रहने दो, ऊपर वाली वैल्यू सेम हो गई, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3। अब ये जो अपॉन में है, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है सबसे ऊपर पहुँच जाएगी, इतना वाले रखना, और ये वाली वैल्यू इधर आ जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, तो 2 × 3, और ये कितना हो जाएगा 4 × √3, यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहीं पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक कर देते हैं। जो √3 है, ये जो √3 है, इसका प्रमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन, यानी कि इसी √2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखना है, जैसे 3/2√3 था, तो इसी √3 को पकड़ेंगे, सिर्फ √3, नंबर को नहीं, सिर्फ √3 को। तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 नीचे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेम नंबर जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। और इसका इसमें कराएंगे तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो ये खुल जाता है। जैसे मैं इधर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि √2 जो सेम नंबर होंगे बस उसी में खुलेगा। जैसे √2 का मल्टीप्लाई √2 में कराएंगे तो ये खुल के 2 बन जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर, ये मैंने रफ समझाया, इसी तरह से मैंने यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √3 में कराएंगे तो ये खुल जाएगा। यानी कि 2 तो रहेगा ही पहले से, और 3 ये आ जाएगा, है ना। तो यानी कि 3 से 3 क्या हो गया, कट गया है। तो कितना हो जाएगा, √3/2, यही हमारा आंसर है। तो √3/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 वाले में क्या कह रहा है कि यदि tan A = sin A हो तो A की वैल्यू, मतलब A की वैल्यू फाइंड आउट करो। A बोलो या अल्फ़ा बोलो, एक ही बात आती है। तो यानी कि tan अल्फ़ा, मैं अल्फ़ा लिखता हूँ, tan अल्फ़ा = sin अल्फ़ा, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई है। हाँ, अब यहाँ पर देखना, कंडीशन हमको किसकी वैल्यू बताना है, ये अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखना है कि tan, ये एक फार्मूला होता है, मैं इधर राइट करता हूँ। tan थीटा = होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। इतनी बात ध्यान रखना, ये फार्मूला होता है। आप चाहो तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और होता है, वो cot के लिए होता है, तो जस्ट इसका उल्टा होता है। cot थीटा = क्या होता है, cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा है। ये आप लोग समझ लेना, है ना। तो ये की वाला फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये की वाला। तो हमको इसकी अभी ज़रूरत है। तो tan अल्फ़ा, उससे नहीं फ़र्क पड़ता, tan की जगह पे क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू लिखना है। तो क्या लिखेंगे, tan जो रहेगा वही लिखना है, tan अल्फ़ा अपॉन cos अल्फ़ा, ठीक है ना। इतना लिख दिए। अब इक्वल टू, ये साइन तो साइन पहले से है ही, यहाँ पर साइन लिख दिए। अब इससे ये क्या हो गया, कट गया, ऊपर वाली चीज़ कट सकती है, यानी कि 1 टाइम में कट गया। तो ऊपर क्या बचा हुआ है, 1/cos अल्फ़ा = इधर तो 1 बचा हुआ है। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इसमें, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, cos अल्फ़ा = हो जाएगा 1। अब ये बताओ cos अल्फ़ा मतलब cos 1 किसकी वैल्यू होती है, तो
तो ये होती है कॉस जीरो की वैल्यू होती है, ये बात ध्यान रखना। तो कॉस जीरो लिखना पड़ेगा इधर, क्यों लिखना पड़ेगा? तभी तो जाके हम काट पाएंगे। कॉस से कॉस क्या हो गया, कट गया, तभी तो हमारे अल्फ़ा की वैल्यू, मुझे यही वैल्यू तो बताना है, तो कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, यदि समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि आपको और प्रैक्टिस सेट यदि सॉल्व कराना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि सर हमको कोई भी ईयर का प्रैक्टिस सेट यदि सॉल्व करना है अनसॉल्व का, तो आप हमको बता दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको डाल दूंगा। ओके स्टूडेंट।